क्या हालचाल भाई लोग तुम सबके यार। बहुत दिनों की वीडियो नहीं आया अपना यार यूट्यूब पे। अब मैंने कुछ प्लान किया है ढंग का सा। देखो तुम क्या क्या प्लान किया है मैं तो बताता हूँ। पहले मैं अपनी प्लानिंग कुछ ऐसी है कि अपन अब पूरा 10th का पढ़ाएंगे और चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज से। चैप्टर 1 से अपन पढ़ाना शुरू करते हैं। तुम लोग सब तैयार हो जाओ अपनी कॉपी पेन वैन लेके, ठीक है। पूरा पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग से लेकर पूरा बोर्ड्स के पैटर्न पे एकदम जबरदस्त तरीके से। और तुम सब तैयार है ना बोर्ड्स में नंबर लाने के लिए? गारंटी है, ढंग से बता रहा हूं कि अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बोर्ड्स में नंबर लाएंगे। ये अपना एक मोटो है। बोर्ड्स में अपने को फुल मार्क्स लाने हैं भैया, ध्यान रखना। अब सुन रहे हो सब? तो आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो काफी हेल्पफुल रहेगा आप सबके लिए। और शुरू करने से पहले ये दबाओ, बटन दबाओ, पहले सब्सक्राइब करवाओ यार। देखो मैं तुम लोगों के वजह से चैनल स्टार्ट किया और तुम लोगों ने ये हालत कर दी। बताओ यार, थोड़ा बढ़ाओ यार इसको, थोड़ा आगे बढ़ाओ। सब्सक्राइबर अपने 600 भी नहीं हुए अभी तक यार। है मैं तुम लोगों के भरोसे चैनल स्टार्ट किया, मुझे लगा तुम लोग कुछ करोगे ढंग का काम मेरे लिए। तुमने किया ही नहीं यार। इतना से तुमको पढ़ा रहा हूँ इतने टाइम से मैं। चलो कोई नहीं, मिलते हैं। फटाफट से सुनना आप जल्दी से। आप लोग सबसे पहले देखो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है 10 फ्रॉम स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे ना। चैप्टर 1 से चैप्टर 1 से पढ़ाएंगे आपको। चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं। देखो अपन ने वीडियो डाल रखा है पहले से एक चैप्टर 1 का, जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा का पूरा क्या होते हैं रियल नंबर, क्या होते हैं रेशनल नंबर, क्या होते हैं इंटीजर्स, क्या होते हैं नेचुरल नंबर, क्या होते हैं होल नंबर, सब कुछ वैसे डाल रखा है। तो अगर इस चैप्टर की आपको शुरुआत करने से पहले उस वीडियो को देख लेना। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 12-15 मिनट का वीडियो होगा। उसको आप फटाफट से देखिए खत्म कर दो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि यार नंबर सिस्टम का एक्चुअली बेस क्या है। समझ गए सब? चलो तो आज अपन शुरू करते हैं 10th क्लास वाले लॉजिक से ही। तो अभी क्या तुम्हारे 30% सिलेबस कम हुआ, तो मैं चाह रहा हूं कि मैं यूक्लिड्स को अभी कवर ना करूं और पहले वो कवर कर लूं जो आपके एग्जाम में वाकई आ रहा है। अब यूक्लिड्स तुम्हारे नहीं आ रहा है, यूक्लिड को हटा दिया, तो मैं उसका HCF डिस्कस करके तुम्हारा अपना ये टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं उसका वीडियो बाद में डाल दूंगा, है ना। यानी कि बार अपना पूरा सिलेबस वो 70% जो आ रहा है वो अगर अपना हो जाए एक बार, तो फिर मैं जो बचे अपने टॉपिक्स होंगे वो मैं लास्ट में कवर कर लूंगा। समझ गए ना सब? तो अब चैप्टर 1 की हम शुरुआत करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, फंडामेंटल थ्योरम से, इन सब से। तो सब ध्यान से सुनना कि वो है क्या चीज, ठीक है। और काफी कुछ नया सीख लिया मैंने यार इस बोर्ड के बारे में। अब तो अपन थोड़ा ऐसे हाईफाई हो गया, हाई टाइप हो गया चीजों में, समझ रहे हो, है ना। मैं उसे तुम बताऊंगा बीच में ना, थोड़े इफेक्ट दिखाएंगे तुमको, मजा आएगा। चलो मेरी बात सुनो सब। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं और अपन करेंगे स्टार्टिंग सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आप सबको अच्छी तरीके से पता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है। सबको पता है यार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। शायद ही कोई बेवकूफ होगा इसको नहीं पता होगा। सबको पता है ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई बात नहीं, जैसे मान लो मेरे को नहीं आता प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। मैं आप तुम्हारे सामने करके दिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं। तो जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता कोई बात नहीं यार। तुमने साल खराब तो किया लेकिन अब सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बच्चों ने तुमने अंगूठे चूस लिए लेकिन कोई बात नहीं। अब तुम यहाँ सामने ध्यान दो, इसमें 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो नाम से मालूम चल रहा है कि प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर्स के लिए जगह है सिर्फ। तो आपको वही नंबर्स इंक्लूड करने जो सारे के सारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? वो नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। ये तो हो गई देसी थ्योरम। अब आप समझना इसकी हाईटेक डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। दोज नंबर्स व्हिच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं भाई? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होते हैं। तो आपने स्टार्ट किया भाई प्राइम नंबर्स लेने हैं, तो यहां पर सबसे पहले 2 से हो रहा है। 2 से प्राइम नंबर 2 से किया आपने, फिर आपने 2 से कर दिया, फिर आपने 2 से कर दिया, फिर आपने 3 से कर दिया और फिर आपका 1 आ गया। जब आपका 1 निकल जाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ खत्म हो जाता है। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत बच्चों वाला पार्ट था। तो 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए आपने कहा? 24 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 into 2 into 2 into 3। आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो आपने बोल दिया कि मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 into 3। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। अब ये मेथड हमारा किस काम में आएगा? ये मेथड आप लोगों ने बचपन से सीखा है कि आप इसको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के काम में लेते हो। तो बेसिकली हमें शुरुआत करनी है एचसीएफ और एलसीएम निकालने वाले पार्ट से, कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं इस मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालोगे, हमें इस वाली पार्ट से शुरुआत करनी है। तो ध्यान से सुनना और ढंग से समझना। मुझे गड़बड़ नहीं चाहिए बिल्कुल भी, सुन रहे हो सब? बिल्कुल मिस्टेक नहीं चाहिए इन सब चीजों में। तो ध्यान देना सब लोग, ठीक है। मान लो आपके सामने ये जो पार्ट मैंने आपके सामने किया अभी, इस मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैं दोनों बात आपको समझाऊंगा। पहले कुछ याद दिला रहा हूं, ध्यान से सुन लो। आप सबको शायद बचपन में आपको टीचर से रटवाया होगा, बेटा जब भी एचसीएफ निकालना हो दोनों को जितने भी नंबर्स दिए सबका अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं और फिर उसके बाद वो जो फॉर्मेट होता है उस अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम में मैम ने बोला होगा कि यार सबका साथ ही निकाल देना, मतलब मैम समझ रहे हो ना, मैम या सर जो भी थे तुम्हारे, उन्होंने तुमको बोला तो एलसीएम के लिए बोला होगा सबको साथ में निकाल दो, एचसीएफ के लिए बोला सबको अलग अलग निकालो। तो आज मैं आपको वो एलसीएम अगर आप चाहो तो साथ में निकाल सकते हो, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबको अलग अलग निकाल के दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने, क्योंकि हम एचसीएफ लिए तो अलग अलग करेंगे।
तो अलग अलग करेंगे तो उस टाइम जैसे HCF सिखाऊंगा वैसे आपको LCM भी आ जाएगा, चिंता मत करना। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है। तो आपने ऑब्जर्व किया क्वेश्चन क्या आ रहा है, और मैंने आपको बोल दिया कि 24 और 36 इन दोनों का LCM और HCF दोनों निकालना है आपको। तो आपने कहा सर 24 के पहले प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा मैं। 24 के प्राइम फैक्टर्स निकाल दिया हमने, कितने निकल के आए, 2 से किया 12 आ गया, फिर 2 से किया 6 आ गया, फिर 2 से किया 3 आ गया, फिर 3 से किया 1 आ गया। फिर आपने 36 के निकाले प्राइम फैक्टर्स, आपने 36 को 2 से किया 18 आ गया, फिर आपने 2 से किया 9 आ गया, फिर आपने 3 से किया 3 आ गया, फिर आपने 3 से किया और फिर 1 आ गया। तो कहने का मतलब है 24 के फैक्टर्स क्या निकल के आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जिसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आप ऐसे लिख देना, ज्यादा बेटर तरीका है, आप इस तरीके से मेंशन करो। 36 को लिखा आपने 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। इन दोनों में किसी को कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। अब बात करते हैं HCF कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। देखो जिस अकॉर्डिंग मैं तुम्हें समझाऊंगा उस बात को दिमाग में ढंग से बैठा लेना अच्छे तरीके से। HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब है इन दोनों का HCF वो चीज होती है, वो नंबर होता है, HCF वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा और इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर होगा। आज आपको दिख रहा है कि 24 और 36 दोनों को 2 डिवाइड करता है, लेकिन 2 सबसे बड़ा नहीं है। आज दोनों को 3 भी डिवाइड करता है, लेकिन 3 भी सबसे बड़ा नहीं है। दोनों को 4 भी डिवाइड करता है, लेकिन 4 भी आज सबसे बड़ा नहीं है। दोनों को 6 भी डिवाइड करता है, लेकिन 6 भी सबसे बड़ा नहीं है। तो ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे उसको बोलते हैं HCF, ध्यान रखना। तो आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं, HCF सबको पता होगा। अरे कर सकते हैं उम्मीद, तो कर ली उम्मीद तुम लोगों से ना, ध्यान रखना। तो आप लोगों से उम्मीद करी है कि HCF आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो भाई कमेंट बॉक्स अपना जिंदाबाद है लिखो आराम से, मैं सबका आंसर दूंगा। जिसको कोई दिक्कत हो यार इंस्टाग्राम पे डाल दो यार। इंस्टाग्राम तुमको आईडी 3-4 बोल चुका हूं मैं, और डिस्क्रिप्शन में लिखा मैंने कभी ना, डिस्क्रिप्शन में लिखा नहीं कभी। कोई बच्चा लिख देगा उसको पता होगा। बहुत सिंपल सी आईडी अपनी, देवेंद्र सिंह नरू का, खत्म। टाइप करना है, इंस्टाग्राम दिख जाएंगे इंस्टाग्राम पे। पर्सनल पूछना है पर्सनल पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ लो, किधर पूछना है कहीं पूछना है, जहां पूछना है पूछ लो, लेकिन ठीक है खत्म करो पूछ पाछ के यार, ये कोई दिक्कत हो तो। HCF वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, और ऐसा सबसे बड़ा नंबर, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जैसे कि 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है, 12 से भी होता है। 12 इन दोनों को डिवाइड करता है, 6 भी इन दोनों को डिवाइड करता है, 4 भी करता है, 3 भी करता है, 2 भी करता है। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा होगा 12। वो ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, इसलिए HCF क्या होगा 12। लेकिन मैं ऐसे कब तक सोच सोच के निकालूंगा यार, तो मेथड क्या है ध्यान से सुनना। HCF निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। जितने भी नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, 3 हो, 10 है, 5, 15, कितने भी नंबर है, आप सब में चेक करो कि जो भी नंबर आपके सामने आ रहे हैं उनकी सबसे लीस्ट पावर क्या है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, लीस्ट कौन है 2 की पावर 2। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, लीस्ट कौन है 3 की पावर 1। 2 की पावर 4 कितना, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 3, 4 से कितना हो गया 12, खत्म। आ गया ना यार HCF, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं LCM भाई की। तो जी LCM क्या करता है वो भी सुन लो। LCM का फुल फॉर्म सबको पता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। अरे LCM का मतलब क्या है भाई, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, नाम से ही समझ में आ रहा है। ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड करते हैं, ऐसा सबसे छोटा नंबर, ऐसा सबसे पहला नंबर, ऐसे मान लो ऐसा सबसे पहला नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड करते हैं, यानी कि ऐसा पहला नंबर जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है, ऐसा सबसे पहला नंबर, सबसे छोटा नंबर। तो LCM क्या होगा, कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा आपको अच्छे तरीके से। इन दोनों नंबर में देखकर बताओ सबसे पहले मुझे कि सब 2 जो है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 है। मतलब HCF में लीस्ट पावर लेनी होती है, LCM में हाईएस्ट पावर लेनी होती है। 2 की पावर 3 आ गया, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, हाईएस्ट कौन है 3 की पावर 2, तो यहां पे क्या लोगे 3 की पावर 2 लोगे। 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 8 इंटू, अरे बोलो यार 9 कितना हो गया 72, 72 इज द LCM। 72 ऐसा पहला नंबर है जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है। 72 से पहले कोई भी नंबर तुम ढूंढ के दिखा दो जो इन दोनों से डिवाइड होता हो, कोई नहीं होता। समझ रहे हो बात में क्या बोल रहा हूं। अगर आज 48 24 से होता है तो 36 नहीं करता उसको डिवाइड। तो ऐसा पहला नंबर जिसको दोनों डिवाइड करते हो वो कौन है, वो 72 है यार। अरे नहीं आई क्या बात समझ में, आएगी 100% आएगी। दोबारा सुन लो फटाफट, दोबारा रैपिड रिवीजन देखो कैसे करना है। क्या बताया मैंने सबसे पहले HCF। HCF क्या होता है,
ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टर में देखो सबसे लीस्ट पावर जो आ रही है वो लिखते हैं। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, लीस्ट था 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिख दिया। 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, लीस्ट था 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 चिपका दिया अपन ने, 3 की पावर 1 आ गया। 2 की पावर 2 4 होता है, 4 से 12 हो गया, आंसर आ गया 12। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम का मतलब क्या होता है? ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों की टेबल में आता है। ऐसा सबसे पहला और सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों का मल्टीपल है, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है, यानी कि ये दोनों उसको डिवाइड करते हैं। 72 को आज 24 भी डिवाइड करता है, 36 भी डिवाइड करता है। समझ में आ गई बात? एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं जो हाईएस्ट पावर है उसको लिखते हैं। एलसीएम में हाईएस्ट पावर लिखी जाती है, एचसीएफ में लीस्ट पावर लिखी जाती है। अब तुम लोगों में से कई लोग कंफ्यूज रहेंगे ना, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना। इसमें दोबारा आएंगे अपन, इससे कुछ और चीजें भी ड्राइव करेंगे। मैं आपके सामने एग्जांपल और दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप लोगों से कहा मैंने कि यार मान लो एक नंबर है ए, उसके फैक्टर्स है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। कोई भी नंबर मान लो। एक नंबर है बी, इसके फैक्टर्स हैं आपके पास, राइटिंग क्या पता नहीं दिन में दिन बिगड़ती जा रही है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कुछ बताओ ना यार, कोई है क्या नुस्खे राइटिंग ठीक करने के? तुम लोगों ने तो बहुत कर रखी है राइटिंग ठीक। चलो सुनना ध्यान से सब। कितना हो जाएगा ये? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया। अब आपको इन दोनों का ढूंढना है क्या? चलो एक तीसरा नंबर सी भी ले लो। आपने सी भी ले लिया है क्या ना, एक और ताकि कंफ्यूजन ही खत्म कर दें हमेशा के लिए। अब आपको इन तीनों का निकालना है एलसीएम और आपको इन तीनों का निकालना है एचसीएफ। तो पहले तो आता है एचसीएफ, है ना, एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? आपने कहा सर एचसीएफ जो है इन तीनों में चेक करना होता है कि जो नंबर कॉमन है उसकी, जब कोई भी नंबर जाओगे, जैसे इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें 2 नहीं है, लेकिन आप चाहो तो उस 2 को ला सकते हो। एक तरीके से इसमें 2 की पावर 0 है ना, क्यों नहीं है? 2 की पावर 0 है इसमें। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो आप प्रैक्टिकली ऐसे भी सोच सकते हो कि 2 की पावर 0 प्रेजेंट है। मैंने क्या सिखाया एचसीएफ पे? सबसे लीस्ट पावर लेते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 में लीस्ट कौन है? 2 की पावर 0। तो एक तरीके से हम 2 को नहीं लेंगे, क्योंकि 2 इसमें था, इसमें था, इसमें नहीं था, तो आप 2 को नहीं ले सकते। जो कॉमन होता है उसी को लेते हैं। और यहां पर आपको क्लियर दिख रहा है कि अगर आप उस मेरे वाली बात से चलते हो, लीस्ट पावर से चलते हो, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि यार 2 की लीस्ट पावर 0 है, इसलिए यहाँ पे 2 की पावर 0 ले लिया मान लो अपन ने, ठीक है, 2 की पावर 0 ले लिया। 3 में चेक किया, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 1 1, तो इसका मतलब 3 की पावर 1 इज लीस्ट, 3 की पावर 1 ले लिया। 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, वहां पे 5 नहीं है, मतलब वहां पे 5 की पावर क्या है? 0 है, तो आपने 5 की पावर 0 ले लिया। अब 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 नहीं है यहाँ पर, जहां 7 नहीं है यहां 7 नहीं है, यानी कि 7 की पावर जहां 7 नहीं है और 7 की पावर 0 है, तो इसका मतलब लीस्ट पावर क्या है? 7 की पावर 0। तो आप समझ सकते हो कि इनको लिखना तो फालतू था, सब फालतू था लिखना। तो यार वो करते करते अपने आप समझ आने लग जाएगा, आप इनको लिखना बंद कर दोगे, आपको समझ आ जाएगी कि यार 2 चीज कॉमन है, उसी को चेक करते हैं। जैसे 2 इन तीनों में नहीं था, तो 2 को चेक करने की जरूरत है, हमको पता है 2 की पावर 0 इज द लीस्ट। अब आपने 3 तीनों में कॉमन देखा, आपने कहा 3 की पावर 2 1 1, तो सबसे लीस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 अकेला बचा, तो आंसर आ गया आपका एचसीएफ का 3। इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर 3 आएगा। बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में देखो ऐसे कॉमन वाला कोई लॉजिक नहीं है। एलसीएम का सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है एलसीएम का? कि जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो लिखनी है। आज 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 में सबसे हाईएस्ट कौन है? 2 की पावर 3। तो बस उस लॉजिक के हिसाब चलना है, कॉमन वाला लॉजिक नहीं है यहाँ पे। वहां पे भी आप कॉमन वाला लॉजिक निकाल दो, कॉमन वाला कोई लॉजिक है ही नहीं है मान लो। आप तो सिंपल ही समझो कि सबसे जो लीस्ट पावर होगी उसको वहां लिखेंगे, हाईएस्ट पावर यहाँ लिखेंगे। लीस्ट पावर 2 की पावर 0, मैंने 2 की पावर 0 लिख दिया। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की हाईएस्ट पावर है 3, तो 2 की पावर 3 लिखा जाएगा। 3 की हाईएस्ट पावर है 2, 3 की पावर 2 लिखा जाएगा। 5 की हाईएस्ट पावर है, यहाँ 5 की पावर 0 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 5 की पावर 1, तो यहाँ 5 लिखा जाएगा। यहाँ 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 0 है, 7 की पावर 0 है, तो हाईएस्ट कौन है? 7 की पावर 1 है, तो 7 की पावर 1 लिखा जाएगा। हो गए सारे के सारे। तो इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर निकल के आएगा दैट इज योर एलसीएम, और जो आपका एचसीएफ है वो 3 आ रहा है। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें? मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए, बिल्कुल भी ध्यान रखना। 3 नंबर का कभी तुम्हें जिंदगी में एलसीएम एचसीएफ निकालना हो तो इस तरीके से निकाल सकते हो। 3 4 5 50 कितने का निकालना है आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एलसीएम निकालना एक तरीके से और ही पॉसिबल था, आप सबको पता है। मान लो आज मैंने आपको बोला कि 18, 36 और 48, आपको इन तीनों का एलसीएम निकालना है, तो आपको ये मेथड याद होगा बचपन वाला। 18, 36, 48 को ऐसे लिखते थे और फिर आपने
पहले 2 से किया फिर 3 से किया, इस तरीके से आपने करके इनका एलसीएम निकाल दिया। लेकिन अगर आपसे इसी क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ दोनों पूछा है तो आप एचसीएफ के लिए तुमको अलग अलग कर रहे हो, एलसीएम के लिए फिर आप ये वाला मेथड लगा रहे हो। तो मैं गलत नहीं कह रहा उसको, आप कर सकते हो, लेकिन टाइम तुम्हारा वेस्ट हो रहा है ना यार। आप 18, 36, 48 के तब अलग अलग निकाल चुके हो, यानी कि आपने इस तरीके से उनको कन्वर्ट कर दिया, तो उसके बाद आपके लिए एलसीएम एचसीएफ निकालना तो बड़ा आसान हो गया। मैंने लॉजिक सिखाया उस अकॉर्डिंग कर दो काम। एचसीएफ में लीस्ट पावर देख लेना, एलसीएम में हाईएस्ट पावर देख लेना। आप नाम से भी कंपेयर कर सकते हो, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें लीस्ट पावर लेते हैं, इसमें होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसके साथ हाईएस्ट पावर लेते हैं। खत्म यार, छोटा सा लॉजिक है, बचपन में सिखाती थी मैडम, ऐसा है ना, तो बचपन की मैडम बहुत याद है। चलो आगे चलते हैं, सुनना ध्यान से नेक्स्ट। तो यहां पर आपके सामने मैं एक नई चीज ड्राइव करने वाला हूं, सुनना सब, बहुत अच्छी चीज है, सब ध्यान देना, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। आपने ऑब्जर्व किया इनका एचसीएफ आया 12, एलसीएम आया 72, नंबर है आपके 24 और 36। मान लो मैं नंबर्स को मान रहा हूं, a इज इक्वल्स टू 24 है, b इज इक्वल्स टू 36 है। ये आपके दो नंबर्स है, a क्या है 24, b कितना हो गया 36, और ये उनका एलसीएम और ये उनका एचसीएफ दोनों आपके सामने है। यहां पर एक रिलेशन इनके बीच में डेवलप होता है, ध्यान से सुनना। a और b का जो प्रोडक्ट होता है वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, एंड दिस पार्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन 2 नंबर्स। ये सिर्फ 2 नंबर के केस में ऐसा होता है, आप 3 नंबर में लगा देना कि 3 नंबर का प्रोडक्ट जो होगा वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होगा, ऐसा बिल्कुल गलत है। सिर्फ 2 नंबर के केस में ऐसा होता है कि 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ध्यान रखना, इससे मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। समझ गए बात? इस पे बेस्ड काफी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे, मैं भी एक्सरसाइज पे आऊंगा, फटाफट आपको सारी बातें समझा दूंगा। समझ रहे हो बात? तो ध्यान से सुनना, अच्छे से सीखना, और इन बातों में मुझे गलती नहीं चाहिए बिल्कुल भी, 1% भी। तो मैंने आपसे क्या बोला अभी कि रिलेशन सिर्फ 2 नंबर्स में पॉसिबल है, पता चला 3 नंबर में आ गया, आप मना कर देना कि ऐसा नहीं होता। a इंटू बी इंटू सी इज नॉट इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ओनली a इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, और एलसीएम एचसीएफ इसी के ले लेना, कहीं किसी और के लेके बोल दो सर इक्वल नहीं आ रहा है ना। अगर मान लो 24 और 36 है, अगर आपको बोलूं कि इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है तो आप प्रोडक्ट निकालो बैठ करके, आप 24 और 36 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, आपका जो भी आंसर आएगा उसको रखो संभाल के। ये आंसर हो गया एलएचएस पार्ट का। फिर आपने इसके आरएचएस पार्ट को देखा, एलसीएम और एचसीएफ लिखा हुआ है 12 और 72, आपने 12 और 72 का प्रोडक्ट निकाला, आपका आंसर सेम आएगा, जो इधर आंसर आया था वही आपका आंसर उधर आएगा। तो इसीलिए ये बात यूनिवर्सल बात है, ध्यान रखना, ये एप्लीकेबल है सब जगह, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समझ रहे हो बात सब? यहां तो सबको समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, अब सुनना ध्यान से नेक्स्ट पार्ट क्या है। इस वाले पार्ट तक करने के बाद, इस वाले पार्ट तक हमने पूरा को पूरा समझा, एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया इस तरीके से। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट्स काफी जरूरी है आपके लिए। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको कि 2 नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल इन 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन 2 नंबर्स। और ये बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट इसके अंदर मैंने बताया था कि एलसीएम के अंदर हम लोग जो नंबर्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर देखते हैं, और एचसीएफ के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, लीस्ट पावर देखते हैं। तो ध्यान रखना, एचसीएफ निकालते वक्त हम लोग लीस्ट पावर की तरफ ध्यान देते हैं, लीस्ट पावर की तरफ ध्यान देते हैं, और एलसीएम निकालते वक्त हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर की तरफ देखते हैं, हाईएस्ट पावर की तरफ देखते हैं। अब थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना, ये रिलेशन है बेटा एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ, ध्यान रखना, एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। आपको शायद ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का फैक्टर होता है, और आप ये भी बोल सकते हो कि एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। आप कभी भी देख लेना, अगर पिछले क्वेश्चन की बात करें तो उसके अंदर भी आपको समझ में आएगा कि जो 72 था वो 12 का मल्टीपल है, या 12 72 का क्या है, फैक्टर है। तो अब इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो कि से किसी क्वेश्चन में आप एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल रहे हो, तो उन दोनों में रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करता है भाई, कि जो अपना एलसीएम होता है वो एचसीएफ का मल्टीपल होता है, और जो एचसीएफ है वो एलसीएम का क्या होता है, फैक्टर होता है। भूलना मत इस बात को। क्यों बता रहा हूं मैं आपको ये चीज? क्यों? क्योंकि इस पे बेस्ड एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आजकल ट्रैवल करता है बोर्ड्स में। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये आता है कि यार देखो, एक नंबर है, उसने आपसे 1 मार्क से पूछा सिर्फ, है ना। 1 मार्क में ये बेसिक बातें इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज 1 मार्कर्स आप क्रैक नहीं कर पाओगे इनके बिना। उसने पूछा कि इज इट पॉसिबल दैट द 2 नंबर्स हैव LCM इक्वल टू 72 एंड HCF इज इक्वल्स टू कितना मान लेते हैं, 27। उसने कहा 2 नंबर है उनका, इज इट पॉसिबल दैट या दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट LCM ऑफ 2 नंबर इज 72 एंड HCF इज 27। क्या ये पॉसिबल है कि 2 नंबर का LCM तो 72 हो और HCF 27 हो? इज इट पॉसिबल? तो आप सबने सोचा कि यार
अपना जो LCM है वो 72 है, HCF 27 है। ये कैसे पॉसिबल है यार? और तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या पूछा है, लेकिन तुम्हें मेरी बात मालूम थी ये वाली कि HCF LCM का फैक्टर होता है। क्या 27 72 को डिवाइड कर रहा है क्या? साफ साफ मना कर दिया आपने, नहीं कर रहा, तो इसलिए नहीं पॉसिबल है। अगर मैंने बोला होता क्या ये पॉसिबल है कि 2 नंबर का या ज़्यादा नंबर का LCM 72 आ रहा है और HCF 24 आ रहा है, आपने कहा यार ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि 24 3 कितना होता है? 72। तो आपको बात समझ में आ रही है ना कि हाँ यार 72 24 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 24 72 का फैक्टर है, तो इसका मतलब ये चीज़ पॉसिबल है। तो आज इन क्वेश्चंस को आपको समझ में इसलिए आ पा रहे हैं बिकॉज आपका ये वाला बेसिक क्लियर है। ठीक है, कई लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी, लेकिन अब मालूम चल चुकी है तो भूलना मत। समझ रहे हो? अपनी वीडियो से फायदा मिलना चाहिए सबको। तो NCERT की एक्सरसाइज 1.2 ध्यान से देख लो सब। मैं आपका फालतू टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, मतलब मेरा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। तुम तो वेले बैठे हो सब घर पे, है ना? सुनो ध्यान से। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, उसने क्या बोला? सिर्फ नंबर देके बोल रहा है प्राइम फैक्टर्स निकालो। मैंने सिर पकड़ लिया यार, बोले 10th क्लास में ये क्वेश्चन कौन देता है यार। खैर कोई नहीं, NCERT का एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, उसमें उसने सिर्फ नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए बोला है। तुम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, उसने 2 नंबर के पेयर बना रखे हैं ना, उसने पेयर बना रखे हैं। एक पेयर है, आपको उन दोनों नंबर्स का LCM HCF दोनों निकालना है। कर लेंगे, अभी करके दिखाया मैंने आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने आपको 3 नंबर देकर बोला कि इन तीनों का LCM HCF निकालो, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे 2 नंबर का निकालेंगे वैसे 3 का निकाल लेंगे। मैंने आपको 3 का भी एग्जांपल दिया था ABC मान करके, तो आपको कंफ्यूजन तो कोई होना ही नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। देखो 4 के अंदर एग्जैक्टली टर्म्स मुझे याद नहीं आ रही है कि एग्जैक्टली टर्म्स थी क्या क्या। क्वेश्चन नंबर 4 में एग्जैक्टली टर्म्स मुझे याद नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, ध्यान से सुनना। मान लो आपको 2 नंबर दिया, मैंने एक नंबर दिया हुआ है A = 36। मैंने आपको इन दोनों का LCM दिया है। इन दोनों का LCM जो आ रहा है दैट इज 72, और इनका जो HCF आ रहा है दैट इज 12। मैंने आपको 2 नंबर्स दिए A और B। A आपको बता दिया कि A की वैल्यू 36 है, B मिसिंग है। LCM और HCF आपको दे रखे हैं और आपसे बोला कि बताओ यहां से B की वैल्यू क्या आएगी। अब ये क्वेश्चन क्रैक होता है सिर्फ और सिर्फ इसके दम पर, वरना आप नहीं कर सकते। सुन रहे हो ना? इसलिए आपसे मैंने कहा था कि ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दिस थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान रखना सब। ये बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, ये आपको याद रहना चाहिए। ये क्वेश्चन इसी की हेल्प से क्रैक होगा। तो आप सबने क्या किया, आप सबने फटाफट से इस वाले पार्ट के अंदर आप लोग आगे जल्दी से। आप लोगों ने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, जहां पे A था वहां लिख दिया 36, जहां B था वहां B रहने दिया, जहां LCM था वहां पे क्या लिख दिया 72, और जहां HCF था वहां क्या लिख दिया 12। तो आपका B कितना निकल के आएगा ऐसे 72 मल्टीप्लाई बाय 12/36। 36 चूजा कितना होता है बेटा 72, तो B की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 24। तो आप कह सकते हो कि B की वैल्यू कितनी आ रही है 24, और A की वैल्यू तो आपका 36 है ही, तो हमने निकाल दिया। 2 मिनट का काम था आपके लिए, समझ रहे हो ना? तो वो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही दे रखा है, उसमें आपको LCM और HCF दोनों की वैल्यूज दे रखी है। LCM और उसमें आपको दोनों नंबर दे रखे हैं। नंबर वहां पे लिखे हुए नहीं है, पर उसने इस तरीके से लिखा है कि HCF, और फिर ब्रैकेट में उसने इस तरीके से यहाँ पे नंबर लिखे हैं 308 ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है ना। तो आपको इस टाइप से उसने नंबर लिखे हुए हैं, तो ध्यान रखना बेटा ये 2 नंबर तुम्हें दे रखे हैं। उसने अलग से A और B नहीं बोला है, बट उसने आपको 2 नंबर दे दिए हैं। उसने आपको HCF दिया है 9 है शायद, और आपको उसका LCM निकालने के लिए बोला है, तो भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ LCM की जगह आप कुछ नहीं लिखोगे, HCF की जगह 9 लिख दोगे, यहाँ दोनों नंबर की वैल्यू लिख दो, डिवाइडर भेज दो उसको, HCF को उसके अपॉने भेज दो, LCM निकल के आ जाएगा काटने पर। तो समझ में आ रही है बात? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं आगे। आप एक इंपॉर्टेंट थ्योरम समझना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, और उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। शॉर्ट में मैं इसको FTA बोल रहा हूं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने हमें क्या बताया? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमसे ये कह के चली गई भाई, उसने क्या बोला हमसे? उसने कहा कि देखो कोई भी कंपोजिट नंबर हो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स, एंड द प्राइम फैक्टर्स आर यूनिक। और प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? यूनिक होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। कोई भी कंपोजिट नंबर
आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, और वो जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे, वो सेम एज इट इज, वही प्राइम नंबर्स आपको किसी और नंबर के लिए नहीं दिखेंगे। आज अगर मान लो 24 के फैक्टर्स होते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो दुनिया में ऐसा कोई दूसरा नंबर नहीं है जिसके प्राइम फैक्टर सेम यही हो, नॉट पॉसिबल। अगर वो है तो वो नंबर वही है खुद। तो फंडामेंटल थ्योरम में यही बात बताई, आपने पढ़ के लगाई नहीं तो हमको पता थी, ये आपको पता थी बिकॉज आप लोगों ने ये प्राइम फैक्टर्स, ये सारी की सारी चीजें ये फंडामेंटल थ्योरम में बताई। आपको डिफाइन ये कौन सी क्लास में हुई है? 10th क्लास में। लेकिन ये हमें बताया किसने था? फंडामेंटल थ्योरम ने हमको ये बात बताई थी। आपको जिसने आपको किसी ना किसी ने सिखाया होगा ना, तो उसने भी कहीं ना कहीं से सीखा होगा। तो बेसिकली इस बात की शुरुआत कहां से हुई थी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जिस बंदे ने लिखी, उस बंदे ने बताया कि देखो भाई ऐसा हो रहा है। समझ रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? आज यूक्लिड्स का बहुत बड़ा हाथ है इन सब चीजों में, ध्यान रखना। तो आप समझ जाओ मेरी बात कि उसने क्या बताया हमको। उसने कहा साफ साफ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो ये कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर क्या होता है? वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। आज 24 एक कंपोजिट नंबर है, मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 3 × 2 की पावर 3 लिख रहा हूं, या मैं इस तरीके से लिख रहा हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, या मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि 2 3 बार आ रहा है और 3 1 टाइम आ रहा है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि जो प्राइम फैक्टर्स है ये यूनिक है। ये प्राइम फैक्टर्स जो है 24 के, वो अपने आप में क्या है? यूनिक है। ये उनकी यूनिकनेस है। तो जहां पर भी हम जो कोई क्वेश्चन हमारा आएगा जिसमें प्राइम फैक्टर से रिलेटेड कोई बात होगी, तो प्राइम फैक्टर से रिलेटेड बात हम किस पे डाल सकते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे डाल सकते हैं कि भाई उसने कहा था यार हमसे। समझ रहे हो ना? तो ये आप प्राइम फैक्टरेशन जो मेथड है ना आपका, ये आपका यहीं से आया, फंडामेंटल थ्योरम से आया। इसने हमको सिखाया कि प्राइम फैक्टर्स इस तरीके से निकाल लो भाई तुम लोग। ऐसे आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या कर सकते हो? एक्सप्रेस कर सकते हो। तो फंडामेंटल थ्योरम के आने से एलसीएम एचसीएफ निकालना भी आसान हो गया। हुआ या नहीं हुआ? आज अगर फंडामेंटल थ्योरम से हमको ये नहीं मालूम चला होता कि प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते तो हम क्या कर पाते? क्या नहीं कर पाते? तो इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं कि इसको थोड़ा ध्यान रखना। फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक क्या है, पूरा स्टेटमेंट डायरेक्ट 1 मार्क में आ जाता है, तो रट लेना उसको फटाफट से। पेज नंबर 8 पे नीचे की तरफ लिखा हुआ है, बिल्कुल नीचे। और मुझे पता नहीं पेज नंबर 8 कैसे याद रह गया। पेज नंबर 8 जो है उसमें बिल्कुल नीचे की तरफ लिखा हुआ है, पढ़ लेना ढंग से जाके, ठीक है? रट लेना अच्छे से। स्टेटमेंट आपने अपनी लैंग्वेज में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बात बराबर है, तुम लोग की इंग्लिश ठीक है ही सबकी, है ना? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या आएगा? इस पे बेस्ड क्वेश्चन ये आया आपके सामने। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन थोड़ा समझो, है ना? आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है, ऐसे बीच में छोड़ना नहीं है। पूरा एंड देखोगे तो समझ में आएगी चीजें, ठीक है? अब सुनना ध्यान से। मैंने आपसे कहा कि उसमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर अपना 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रूव दैट 6 की पावर n, या चेक करके बताओ, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। ये बोल रहा है कि चेक करके बताओ या प्रूव करके बताओ, प्रूव दैट 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ऐसे ही बोल सकता है, या ये बोल सकता है कि चेक वेदर 6 की पावर n एंड विद डिजिट 0। चेक करने के लिए कह रहा है कि क्या 6 की पावर n कभी 0 से एंड करेगा? 6 की पावर n, n क्या है? n का मतलब है एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब कोई पॉजिटिव इंटीजर लगा दो, एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या इसका आंसर कभी भी 0 से एंड होगा? या आंसर नहीं पूछा तुमसे, इसको इतना पूछ रहा है कि जब आपका आंसर आएगा उसकी आखिरी डिजिट 0 आएगी क्या? तो आपने दिमाग लगाया, आपने कहा यार 0 किन के लास्ट में आता है? तो आपने ऑब्जर्व किया कि आज तक हमने जितने भी नंबर्स देखे, अगर मैं 20 की पावर कुछ भी लगाऊंगा, आज मैं 70 की पावर कुछ भी लगा दूं, आज मैं 490 की पावर कुछ भी लगा दूं, जिनके खुद के लास्ट में पहले से 0 होता है, आज उन्हीं की पावर कुछ भी लगाओ लास्ट में हमेशा 0 आएगा, बिकॉज ये 0 अब हटा नहीं सकता कोई। आज मैं 20 की पावर 2000 लगा दूं, लेकिन मुझे पता है कि 20 को 2000 टाइम मल्टीप्लाई करने पर भी लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। अगर आज आप किसी ऐसे नंबर की पावर कुछ लगाते हो, मान लो 8 की पावर मैंने लगा दिया, कुछ भी 25 लगा दिया या 20 लगा दिया, 8 की पावर 20 लगा दिया मैंने, मैं 8 को 20 बार नहीं 200 बार ही मल्टीप्लाई कर लूंगा ना, तब भी लास्ट में 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये रूल है। उन्हीं नंबर्स के पावर लगाने पर लास्ट में 0 आता है जिनके खुद के लास्ट में पहले से 0 होता है। तो ये नंबर्स में क्या खास बात है जो इसमें नहीं है? इन नंबर्स में ये खास बात है कि इन नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, उन प्राइम फैक्टर्स में कौन प्रेजेंट होता है? 2 और 5 दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं, और 2 और 5 मिलकर क्या बनाते हैं? 0 10 बनाते हैं। 10 मतलब 0 बनाते हैं। एक बार 0 बन गया फिर वो हटता नहीं है। समझ गए ना? तो ध्यान रखना, वही नंबर्स
कि पावर लगाने पर लास्ट में 0 आता है, जिनमें खुद में लास्ट में 0। आज 6 में 0 कहां दिख रहा है, तो ये कभी 0 से एंड नहीं करेगा। लेकिन इस बात को मैं लिखूं कैसे, और मेरे को समझ में आ गया, अभी पूरा अंदर तो घुस गया मेरे अंदर, पूरा अंदर घुस गया, लेकिन इस बात को मैं लिखूं कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा। तो मैं सिखाऊंगा ना यार, क्यों लोड लेते हो, फटाफट लिखो सब, जल्दी जल्दी कॉपी खोलो अपनी, फटाफट लिखो, उसमें स्टेटमेंट लिखो। नो, मैं नहीं लिखूंगा यार भाई, ऐसे ये नहीं होगा मेरे से, है ना। ये मत बोल देना कि लिख दो आप, अपने से लिखा जाएगा, खुद लिख लो। नो, 6 की पावर n cannot end with digit 0 because फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, आप शॉर्ट में लिख लो, अभी FTA लिख लो, बिकॉज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। फंडामेंटल अरिथमेटिक ने कहा था कि प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, 6 इज अ कंपोजिट नंबर, इसको मैंने एक्सप्रेस किया, 2 into 3 आया। सो मैंने स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, दोबारा सुन लेना। नो, 6 की पावर n कैनॉट एंड विद डिजिट 0 बिकॉज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट, कई लोग क्या लिखते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज अस, तो आप कुछ भी लिखो एक ही बात है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट 6 की पावर, द फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। हियर 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6। हमें 5 अगर फैक्टर की फॉर्म में होता तो 0 आ सकता था, लेकिन 6 के पास 5 फैक्टर है ही नहीं। हियर 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 and we know that numbers which have 2 and 5 as their factors can end with digit 0, and we know that numbers which have 2 and 5 as their factors can end with digit 0, so 6 की पावर n never end with digit 0। लिख लो फटाफट से, समझ गए ना। इस बात को ऐसे एक्सप्रेस करना है, मैंने जो आपको समझाया वो सारी बातें मैंने उसमें बोल दी। कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स जिंदाबाद, और तुम सब्सक्राइब करना, उसको सुन रहे हो ना, करवाओ सब्सक्राइब है यार। अपने को चैनल को थोड़ा ढंग का बनाना है, ऐसे होना चाहिए ना कि लोग जाने कि यार आदमी थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा लेता है। अगर पढ़ाता हूं तो, अगर नहीं पढ़ाता ना अच्छा, तो बिल्कुल नहीं करना है अपने को, ये काम नहीं करना भाई, अपने को जबरदस्ती ऊपर नहीं उठना है, समझ रहे हो ना। अब मेरी बात सुनो आगे। तो मैंने आपसे कहा इसके बाद नेक्स्ट कि और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो था, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो फटाफट से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो सुनो, 6 सॉरी, उसमें उसने ऐसे लिखा हुआ है कि 7 into 11 into 13 plus 13, 2 पार्ट है। मैं एक पार्ट समझा रहा हूं, सेकंड पार्ट आप खुद अपने आप से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला कि इसको कंपोजिट नंबर प्रूव करो। दिमाग में फटाफट से डेफिनेशन लिख लो दोनों की। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, ध्यान रखना, और उसने गलत कर दिया ना, पीटूंगा, ध्यान रखना, भयंकर वाला। तो सुन लो सब, आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कंपोजिट नंबर। अगर आज मैं ये प्रूफ कर दूं, कि इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2, मुझे सारे फैक्टर्स नहीं निकालने यार, मुझे सिर्फ ये प्रूफ करना है कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। मैं आराम से बोल सकता हूं सीना तान के कि भाई साहब इसके ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो आपने कहा सर कैसे बोले अब, तो मैंने कहा सुनो, ध्यान से सुनना सब, ठीक है। आपने 13 कॉमन लिया, 7 into 11 plus 1 बचेगा नहीं बचेगा, आपने कहा हाँ बचेगा। अब आप इसको सॉल्व करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते तो अच्छी बात है। मैं इतना जानता हूं कि अगर कोई वैल्यू कॉमन आती है ना, तो वो कॉमन आने पर उसका एक फैक्टर बन जाती है, बिकॉज ये फैक्टराइज हो गया। अब आज आपको मैंने बोला कि x² + 2x को फैक्टराइज करना है, आप x कॉमन निकाल के लिखोगे x + 2। आज भले ये पीछे वाला सॉल्व हुआ है नहीं हुआ, लेकिन आप इसको बोलते हो कि ये फैक्टराइज हो चुका है। आज आप ये कह सकते हो कि इस नंबर का x भी एक फैक्टर है और x + 2 भी एक फैक्टर है। बोलते हो नहीं बोलते, बताओ ढंग से, बोलते हो। तो इसका मतलब आज जब मैंने तो 13 कॉमन लिया, तो 13 इसका एक फैक्टर हुआ है नहीं हुआ, और आज इसको सॉल्व करने पर जो भी नंबर आएगा वो भी उसका फैक्टर हुआ है नहीं हुआ। आज ये नंबर जो भी बनता सॉल्व करने पर, मुझे नहीं पता क्या बनता, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसमें 13 कॉमन आ गया, मतलब कॉमन आने पर 13 इसका एक फैक्टर है। अगर 13 इसका एक फैक्टर है, तो इस नंबर के 2 फैक्टर तो पहले से ही थे, एक तो वो नंबर खुद और एक 1। आज 13 कॉमन आ गया तो 13 भी इसका एक फैक्टर हो गया। तो आप ये चीज कह सकते हो आराम से कि हियर या दिस शोज दैट, लिखो इसके नीचे स्टेटमेंट आएगा, फटाफट, ढीले लोग यार, तो फटाफट कॉपी उठाओ, लिखो जल्दी से। हियर द गिवन नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, या ऐसे लिख लो, दिस शोज दैट द गिवन नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज अ
कॉम्पोजिट नंबर. सो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर. समझ गए ना? आई बात समझ में? Here the given number have more than 2 factors and we know that. आप ऐसे लिख लो. Here the given number have more than 2 factors and we know that those numbers which have more than 2 factors are composite numbers, so it is a composite number. खत्म. इतना ही करना है. Okay guys, that's about today. Thank you so much. और ये सब्सक्राइब करवाओ. 1.2 में क्वेश्चन नंबर 7 रह गया है, वो मैं करा दूंगा आपको लास्ट में. चिंता मत करना बिल्कुल भी. सुन रहे हो ना? क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, मैं मेरे हिसाब से चला रहा हूँ. आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना है. 1.2 मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट है. वर्ड प्रॉब्लम अपन सारी लास्ट में देखते हैं, उसका मैं अलग से एक क्लास लेता हूँ. तो आज की क्लास सिर्फ 1.2 फंडामेंटल थ्योरम पे बेस्ड थी और प्राइम फैक्टरेशन पे बेस्ड थी. उसके अलावा और कुछ नहीं बताया मैंने आपको आज की क्लास के अंदर. तो ढंग से सीख लो. कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स भर दो, डाउट्स अगर आपको लग रहा है कुछ भी. ठीक है, बाय, मिलते हैं. और ये सब्सक्राइब करना. चलो बाय.